हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी पर। हम यहाँ पर यूपीएससी की पीवाईक्यू बेस पर सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में हम सोसाइटी के क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसकी हम वुमन वाला जो सेक्शन है उसके प्रश्न देख रहे थे। उसका यह आज तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुल 3 प्रश्न डिस्कस करेंगे और तीनों ही प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका की जांच करें। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। यहाँ पर प्रश्न में एक वर्ड आया है गिग इकोनॉमी। यदि हमें गिग इकोनॉमी के बारे में पता है तब हम उसका इम्पैक्ट महिलाओं पर कैसे है उसको अच्छे से समझा पाएंगे। तो गिग इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है कि जो भी रोजगार जो फ्रीलांसिंग के रूप में आप देख रहे हैं आज के टाइम में, जैसे कि जोमेटो कंपनी के लिए जो जॉब करते हैं डिलीवरी बॉय, या फिर जो जेप्टो हो गई, या फिर ओला उबर में जो काम कर रहे हैं, जो किसी भी अनुबंध के तहत कंपनी में बंधे हुए नहीं है, अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, तो वह इकोनॉमी है। उसे क्या बोलते हैं? उसे गिग इकोनॉमी बोलते हैं। तो उस गिग इकोनॉमी का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से वो महिलाओं की सशक्तिकरण में भूमिका निभाएगा, उसे हमें इस प्रश्न में समझाना है। तो अब हम अपने इस उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम इंट्रो में सबसे पहले जो गिग इकोनॉमी वर्ड आया है उसको डिफाइन कर सकते हैं। गिग इकोनॉमी से तात्पर्य क्या है? जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि गिग इकोनॉमी एक श्रम बाजार है जो पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारियों के बजाय स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों द्वारा भरे गए अस्थायी और अंशकालिक पदों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यानी कि इसमें जो जॉब्स होती है वो फ्रीलांसिंग के रूप में होती है और पूर्णकालिक स्थायी कर्मचारी इसमें नहीं होते हैं। जैसे कि जो जेप्टो वाले, जैसे कि जोमेटो वाले जो डिलीवरी बॉय होते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं है। वह जब चाहे काम करे और जब उनकी इच्छा ना हो काम करने की तो वो ना करे। उन पर कोई ऑर्डर देने वाला वहां पर नहीं है। और उसके बाद हम इंट्रो में थोड़ा सा इंडिया में जो गिग इकोनॉमी की क्या स्थिति है उसको समझा सकते हैं। जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार है ILO, उसने क्या बताया है कि भारत के अंदर जो गिग इकोनॉमी है वह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गिग अर्थव्यवस्था है, जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर जितने भी गिग श्रमिक काम करते हैं उसका 56% कहाँ पर है? भारत में है। तो अब आप समझ सकते हैं कि गिग इकोनॉमी भारत में कितनी बड़ी है। तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी गिग इकोनॉमी है, तो इसका जो रोल है वो भी समाज के अंदर बहुत ही ज्यादा देखा जाएगा। तो किस प्रकार से वो महिलाओं पर अपना प्रभाव डाल रही है उसको हम आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रश्न की मेन डिमांड थी। तो प्रश्न में पूछा था कि महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका क्या है। तो एक तो क्या होगा, गिग इकोनॉमी आएगी तो देश के अंदर रोजगार के नए अवसर आएंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। तो उन बेरोजगार लोगों में जो महिलाएं काम करना चाहती हैं फ्रीलांसिंग के रूप में, उन्हें भी रोजगार मिलेगा। तो महिलाओं को नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। जैसे कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है इंडिया बूमिंग गिग इकोनॉमी एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी से पता चलता है कि 2029-30 तक भारत में जो गिग इकोनॉमी है उसके अंदर 23.5 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 30 लाख समथिंग श्रमिकों के आने की उम्मीद है। और फिलहाल कितने हैं? 77 लाख के समथिंग हैं। तो बहुत ही ज्यादा बूम गिग इकोनॉमी में आने वाला है, इसलिए यह रोजगार के नए अवसर देके महिला सशक्तिकरण में भूमिका निभा सकता है। अभी महिलाओं का जो श्रम बल में पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। सिर्फ पूरे 100% कार्य बल में सिर्फ 25% महिला ही काम करती हैं। तो महिलाओं की भूमिका है वो बहुत ही कम है कार्य बल में। तो गिग इकोनॉमी उसको बढ़ाने में भूमिका निभा सकती है, क्योंकि गिग इकोनॉमी के कई लाभ है जो कि आगे की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला लाभ क्या हो जाएगा, जो कि दूसरा पॉइंट है कि कार्य में लचीलेपन के कारण कार्य जीवन संतुलन। अब महिलाओं पर क्या होता है, दोहरा कार्य बोझ होता है। दोहरा कार्य बोझ क्या कि जो महिलाएं काम करना चाहती है उनको घर का काम भी देखना पड़ता है और उनको जो उनके ऑफिस का वर्क होता है उसे भी देखना पड़ता है। तो इस प्रकार से महिलाओं पर क्या आ जाता है, दोहरा कार्य बोझ आ जाता है। लेकिन जो गिग इकोनॉमी है वह फ्रीलांसिंग के रूप में काम देखती है। उसमें जब चाहे इच्छा हो तब काम करो, जब किसी महिला के पास समय नहीं है तो वह वहां पर काम करने की उसको बाध्यता नहीं है। इस प्रकार से कार्य बल में लचीलापन प्रदान करके महिलाओं को श्रम बल से जोड़ने का कार्य करेगा। नहीं तो क्या होता है कि महिला दोहरे कार्य बोझ के कारण कार्य बल में शामिल नहीं होती है, क्योंकि उसे लगता है कि यदि मैं प्रॉपर काम करने जाऊंगी तो जो घर का काम है वो सही से नहीं देख पाऊंगी। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की बाध्यता नहीं है, तो महिला आराम से श्रम बल में भागीदारी निभा सकती है। जैसे कि 2019 से 2023 तक जो महिलाओं की भागीदारी है वो 18% से बढ़कर 36% तक हो गई है। तीसरा पॉइंट क्या है, समय प्रबंधन। कि जो महिलाएं काम करना चाहती हैं तो उनके पास क्या होता है, घर के कार्य करने का समय कम होता है। जैसे कि बाहर से सामान लाने का कार्य हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं कि जेप्टो से घर बैठे ऑर्डर कर दिया तो सीधा सामान घर पे पहुंच जाएगा। तो बाहर जाने की जो बाध्यता थी वह खत्म हो जाएगी। तो इससे महिलाओं का क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होगा और महिलाओं के कार्य जीवन असंतुलन में संतुलन आ पाएगा।
चौथा पॉइंट क्या है कि गिग इकोनॉमी आने से क्या हुआ है, उबर ओला जैसे जो परिवहन के जो अवसर उन्हें मिले हैं, तो महिलाओं के लिए जो सुरक्षा का मुद्दा था कि बाहर जाके रात को अगर काम करना चाहे तो जाने आने का इश्यू होता था, लेकिन गिग इकोनॉमी के माध्यम से जो ओला उबर है उसमें वृद्धि हुई है। तो अब कोई भी महिला आसानी से अपनी कैब बुक करके या फिर ऑटो बुक करके अपने कार्यस्थल पर जा सकती हैं। और साथ ही इसमें क्या होता है कि जो महिला की लोकेशन होती है उसको शेयर करने का भी ऑप्शन होता है। तो इसमें सुरक्षा का जो इश्यू था उसको काफी हद तक सॉल्व कर दिया है। हालांकि कई खबरें इसमें असुरक्षा की आई थी, लेकिन तुलनात्मक रूप से इसने सुधार ही किया है। पांचवा पॉइंट क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना। गिग इकोनॉमी आने से क्या हुआ है कि महिलाएं कार्यबल में आई है और कार्यबल में महिलाओं के शामिल होने से जो महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारी थी उस प्रकार की जो रूढ़िवादिता है उसको इसने तोड़ा है, क्योंकि इससे नौकरी के व्यापक अवसरों का सृजन हुआ है। अब गिग इकोनॉमी में क्या है कि कई कार्य क्या है घर बैठे किए जा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो महिलाएं रात को काम करना चाहती हैं तो उन्हें बाहर जाकर रात के शिफ्ट में काम करना पड़ता था, उनकी उन बाधाओं से उनको छुट्टी मिल गई, अब वह घर बैठे आराम से काम कर सकती है। तो इस प्रकार से इसने कई नए रोजगार सृजित किए हैं जो घर बैठे किए जा सकते हैं, जिसके कारण जो बाधाएं थी उनको इसने कम किया है। और सातवां पॉइंट क्या है कि गिग इकोनॉमी ने नई वित्तीय स्रोत क्रिएट किए हैं। जैसे कि आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है होममेड किचन, या उसका कोई एक टर्म है जो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, जिसके तहत क्या होता है कि आप अपने घर में जो आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, ऑनलाइन डिलीवरी का ऑप्शन हो। तो आप अपने घर पर खाना बनाकर सेल कर सकते हो जोमेटो के माध्यम से, जोमेटो जो भी है। तो इस प्रकार से इसने नए वित्तीय स्रोत महिलाओं के लिए क्रिएट किए हैं। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं जिसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब महिला सशक्तिकरण के लिए गिग इकोनॉमी ने कार्य भी किया है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं जो महिला सशक्तिकरण को रोक रहा है। अब ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, यह यदि पुरुषों से संबंधित प्रश्न आ जाए तो उसमें भी लिख सकते हैं, या फिर गिग इकोनॉमी में किसी भी प्रकार की बाधाएं पूछ ले, चुनौतियां पूछ ले, उसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हो। ऐसा कुछ स्पेसिफिक महिलाओं के बारे में यहाँ नहीं है। जैसे कि पहला पॉइंट है गिग श्रमिकों को असंगठित श्रमिकों या मजदूरी श्रमिकों की श्रेणी से बाहर रखा गया है। तो असंगठित श्रमिकों की श्रेणी से बाहर रखने से क्या हो गया कि जो संस्थाएं होती है जहां पर असंगठित वर्कर काम करते हैं उनको कंपनी की तरफ से कई लाभ देने पड़ते हैं, जैसे कि पेंशन हो गया, बीमा हो गया, स्वास्थ्य लाभ जैसे कुछ लाभ देने पड़ते हैं। लेकिन गिग इकोनॉमी के वर्कर है उनको इससे बाहर रखा गया है। तो जो कंपनियां हैं उन पर बाध्यता नहीं होती है कि वह अपने वर्कर्स के लिए किसी भी प्रकार की सेफ्टी वॉल्व क्रिएट करे। और दूसरा पॉइंट क्या है कि गिग इकोनॉमी पूरी तरह मांग और आपूर्ति के बाजार के सिद्धांत पर काम करती है। तो इससे क्या होता है कि जब डिमांड ज्यादा होगी तो व्यक्तियों को काम आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जब डिमांड नहीं है तो आसानी से लोगों को काम नहीं मिलेगा। जैसे कि नवरात्रा के दौरान या फिर त्योहार के दौरान क्या होता है, बाहर से ऑर्डर ज्यादा किए जाते हैं खाने वगैरह के, तो उस टाइम उनकी सेल बहुत ही अच्छी होती है। तो जो गिग वर्कर है उनको भी फायदा पहुंचता है, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है तब उनको अच्छे से काम नहीं मिलता है। तीसरा पॉइंट क्या है, डिजिटल विभाजन। अब महिलाओं के पास इतने डिजिटल साधन अवेलेबल नहीं है, तो क्या हो रहा है, महिलाएं जो इंटरनेट पर आधारित, जो कि पूर्णतः इंटरनेट पर आधारित गिग इकोनॉमी है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। और गिग इकोनॉमी में यह भी देखा गया है कि पुरुष महिला वेतन में भी भेदभाव है। जैसे कि पुरुष समकक्षों की तुलना में महिलाओं को 8 से 10% वेतन कम मिलता है। पांचवा पॉइंट है सीमित सामाजिक सुरक्षा, जो कि हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि गिग अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षाओं का अभाव है। और गिग इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वह सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में लेकर आई थी, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो ये चुनौतियां हैं जो गिग अर्थव्यवस्था में है, जो कि गिग इकोनॉमी को महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने से रोक रही है। अब कुछ अच्छे डिसीजन भी है कहीं कहीं लिए गए, उनके एग्जाम्पल भी साथ में देख सकते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ पर लिखना वैलिड नहीं बनता क्योंकि प्रश्न कितना है, 10 नंबर का ही है। लेकिन यदि कभी प्रश्न बड़ा आ जाए तो आप इन पॉइंट्स को वहां पर लिख सकते हैं और यहाँ से आप अपने नोट्स में इस पॉइंट को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट क्या लेके आई है, गिग इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लेके आई है जिसका नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023। तो इस प्रकार राजस्थान इस प्रकार का एक्ट लाने वाला पहला राज्य भी बन गया है। तो इस प्रकार से इसने क्या किया है, जो गिग इकोनॉमी से जुड़े हुए श्रमिक थे जिनको असंगठित क्षेत्र से बाहर रखा जाता था उसको अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में शामिल कर दिया गया है। तो जो लाभ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलते थे वह लाभ गिग इकोनॉमी के जो वर्कर है उनको भी मिलेंगे। और जर्मनी के अंदर क्या है, अस्थायी रोजगार अधिनियम गिग श्रमिकों के लिए समान वेतन और समान व्यवहार का प्रावधान करता है। और जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उसने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए के दुर्घटना और जीवन बीमा कवर की घोषणा की है और इसके अंदर जो भी पेमेंट की जाएगी बीमा के लिए वह सरकार खुद करेगी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो गिग इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकारों द्वारा लिए गए हैं।
जिसको आप साथ में बता सकते हैं। अब किस प्रकार से गिग इकोनॉमी को आगे और अच्छा किया जा सकता है ताकि यह महिला सशक्तिकरण में और अधिक भूमिका निभा सके, या फिर नए रोजगार के अवसर सृजित करके समाज के अंदर जो बेरोजगारी जैसी समस्या है उसका समाधान भी कर सके। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट है कि गिग इकोनॉमी के वर्कर को स्वास्थ्य लाभ और छुट्टियां भी प्रदान की जाए, और अनौपचारिक गिग कर्मचारी हैं उनके लिए कौशल विकास के लिए भी सरकार प्रावधान करे ताकि वो आसानी से अपना काम ढूंढ पाए। और गिग कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का भी प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि गिग इकोनॉमी में क्या है, कभी भी किसी वर्कर को कभी भी हटा सकते हैं कंपनी की जब चाहे इच्छा हो तब। इसलिए इसमें पर्याप्त सुरक्षा का प्रावधान भी होना चाहिए ताकि उनको सीधा ऐसे हटाया ना जा सके, यानी कि उनको रोजगार की सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो गिग इकोनॉमी से संबंधित लिंग आधारित पूर्वाग्रह हैं उनको समाप्त किया जाए। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इनमें वेतन के आधार पर भी 10% के करीब भेदभाव देखा जाता है। तो इस प्रकार के जो पूर्वाग्रह है या फिर जो भेदभाव है उनको समाप्त किया जाए। कंक्लूजन में हम महिला संबंधित प्रश्न है तो वापस एसडीजी को कोट कर सकते हैं। जो एसडीजी 5 है जो लिंग समानता की बात करता है उसको यहाँ पर बता सकते हैं कि गिग इकोनॉमी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो एसडीजी 5 का गोल है वो 2030 तक पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार हम अपने उत्तर को कंक्लूड कर सकते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लिंग अनुपात में गिरावट भारत के भविष्य के सामाजिक विकास के लिए एक खतरनाक संकेत है, चर्चा कीजिए। यह प्रश्न 2008 में पूछा गया था। अब यह प्रश्न किस पर है? लिंगानुपात पर पूछा गया है। इसमें क्या कहा है कि जो भारत के अंदर लिंगानुपात कम हो रहा है, अब तो लिंगानुपात में सुधार हो रहा है, लेकिन यह प्रश्न 2008 में पूछा गया था। उस टाइम क्या हो रहा था, लिंगानुपात में गिरावट हो रही थी, तो इसलिए उस टाइम ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन यदि आज भी ये प्रश्न पूछ ले तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि यदि लिंगानुपात कम हो जाता है, यानी कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में अधिक हो जाती है या महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम हो जाती है, तो उसका समाज पर क्या प्रभाव देखा जाएगा या वह सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है, उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो अब आप प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल और सीधा प्रश्न है। अब हम अपने इस उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम इंट्रो में लिंगानुपात से संबंधित कुछ डेटा दे सकते हैं, जैसे कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट है यूथ इन इंडिया। उसके अकॉर्डिंग जो 2011 में लिंगानुपात था 939, उसकी तुलना में 2031 तक लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 898, यानी कि लिंगानुपात में कमी आएगी, जो कि हमारे प्रश्न की मूल डिमांड को एक्सप्रेस कर रहा है या फिर उसको स्पष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से डेटा से भी हम अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। अब किस प्रकार से जो लिंगानुपात में गिरावट है वह भारत के भविष्य में जो सामाजिक विकास होने वाला है उसके लिए खतरनाक हो सकता है, उसको हम आगे के पॉइंट में देखेंगे। अब इसके पॉइंट्स आपको सारे पता ही होंगे, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यदि लिंगानुपात कम हो जाता है, यानी कि 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम हो जाती है। मान लीजिए लिंगानुपात कितना हो जाता है? 900 हो जाता है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 900 महिलाएं, तो पुरुष और महिला के बीच अंतर कितना आ गया है? 100 लोगों का आ गया है। तो अब इन 100 लोगों के लिए क्या होगी? वधु ढूंढना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाला होगा, क्योंकि देश के अंदर लड़कियां ही कम है उनकी तुलना में। तो इन 100 लोगों के लिए वधु ढूंढने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इससे क्या होगा? शादी के लिए वधु ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। जैसे कि आज के समय में आप देख ही रहे हैं, जैसे हरियाणा जैसे जो राज्य हो गए, वहां पर क्या हो रहा है, तो वहां पर जो युवक है उनकी शादी में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो वहां पर क्या हो रहा है, झारखंड जैसे जो गरीब राज्य है वहां से लड़कियों को खरीद कर ला रहे हैं शादी के लिए। तो इस प्रकार के सामाजिक बदलाव समाज में देखे जाएंगे या सामाजिक चिंता समाज में देखी जाएगी यदि लिंगानुपात कम हो गया तो। जैसे कि 1991 से 2005 के बीच भारत के अंदर बड़े स्तर पर लिंग जांच करवाकर कन्या भ्रूण हत्याएं हुई, बहुत ही बड़े लेवल पर। उसका क्या प्रूव है कि 1991 में जो बाल लिंगानुपात था वह 945 के करीब था, जो कि 2001 में घटकर 927 हो गया। तो ये सबसे बड़ी सामाजिक चिंता समाज के अंदर उभर कर आ रही है। हरियाणा में तो कई ग्रुप भी बने हुए हैं अविवाहित नवयुवकों के, और कभी कभी तो चुनाव के अंदर राजनेता है वो वादे भी करते हैं कि हम लड़कियों का इंतजाम करेंगे। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। और यदि समाज के अंदर लिंगानुपात कम होगा तो क्या होगा? बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा। किस प्रकार से? कि बाद में डर रहेगा कि हमारे बेटे की शादी हो या ना हो, तो इसके कारण परिवार वाले क्या करेंगे, उसकी बचपन में ही शादी कर देंगे, ताकि जब लड़का बड़ा हो जाए तो उसकी विवाह संबंधी चिंता ना रहे। जैसे कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ जैसलमेर, वहां पर तो इस प्रकार के बाल विवाह का बहुत ही अधिक प्रचलन है, क्योंकि परिवार वालों को लगता है कि यदि बच्चा बड़ा हुआ उसके बाद इसकी शादी नहीं हुई तो बचपन में ही शादी कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है? समाज के अंदर यदि लिंगानुपात कम होता है तो समाज में क्या होगा? जबरन विधवा विवाह होगा, क्योंकि लड़कियों की समाज के अंदर कमी है तो जबरदस्ती विधवाओं की शादी की जाएगी उनकी इच्छा के बिना भी। चौथा पॉइंट है लड़कियों की खरीद फरोख्त बढ़ेगी। जैसे कि हरियाणा जैसे जो राज्य है वहां पर देखा जा रहा है कि वहां पर छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे जो गरीब राज्य है वहां से लड़कियों को खरीद के शादी के लिए लाया जा रहा है। और पांचवा पॉइंट है
कि लिंगानुपात कम होने से महिलाओं के विरुद्ध जो घरेलू हिंसा है उसमें भी वृद्धि होगी। 6 पॉइंट है कि मानसिक तनाव समाज के अंदर और अधिक बढ़ेगा। किस प्रकार से, घर में लड़के की शादी ही नहीं हो रही है तो मानसिक तनाव तो होगा ही होगा। और 7वां पॉइंट है कि लिंगानुपात कम होने से संचारी रोगों में भी वृद्धि होगी। अब संचारी रोगों में वृद्धि किस प्रकार से होगी कि यदि लड़कों की शादी नहीं हो रहे हैं तो अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे कई दूसरे मार्ग ढूंढेंगे, जिसके कारण जो समाज के अंदर इंटरकोर्स बढ़ेंगे तो जो संचारी रोग है एड्स जैसे उनके प्रसार का खतरा भी बढ़ जाता है। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आप बता सकते हैं कि इससे क्या होगा, जो रेप केस जैसी घटनाएं हैं उनमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि यौन इच्छाओं से जो अतृप्त युवक हैं वो इस प्रकार के गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो ये प्रभाव लिंगानुपात कम होने से समाज पर देखे जाएंगे, जिसको हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब आगे हम बता सकते हैं कि सरकार ने लिंगानुपात में सुधार करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। जैसे कि सरकार की 2015 में पहल थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गई, या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया, जिसके तहत जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके अकाउंट में बचपन से ही पैसे जमा करना स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसमें बैंक है वो काफी सा रिटर्न भी देते हैं। और हरियाणा सरकार की जो पहल थी आपकी बेटी हमारी बेटी, इस प्रकार की जो पहल है उसने भी लिंगानुपात को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और सरकार 1991 में एक एक्ट लेके आई थी जो था प्रसव पूर्व निदान तकनीक दुरुपयोग का विनियमन और रोकथाम विधेयक, जिसके तहत लिंग जांच करवाने को अपराध की श्रेणी में रख दिया था। इससे क्या हुआ, कन्या भ्रूण जैसी हत्याएं थी उसमें कमी आई। अब आगे और सरकार क्या प्रयास कर सकती है ताकि जो लिंगानुपात अभी भी देश में कम है उसको और अधिक सुधारा जा सके, उसके कदम यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। या फिर समाज के अंदर महिलाओं का महत्व है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसमें भी ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसे कि महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार किया जाए, बाल विवाह और जबरन विवाह जैसी जो प्रथाएं हैं उनको रोका जाए, और सरकार द्वारा कुछ अच्छे कानून और नियम बनाए जाए ताकि जो महिलाओं के साथ इस प्रकार की जो हिंसा जैसी घटनाएं होती है उनको रोका जा सके। और समाज के अंदर जो पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण है, बेटे की चाह है, उसमें बदलाव लाया जाए। और माता पिता को भी पर्याप्त छुट्टी जैसी व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए ताकि बच्चों की पर्याप्त देखभाल हो सके। और भी जो हमने कमियां डिस्कस की है उसका आप उल्टा करके वे फॉरवर्ड के रूप में पॉइंट बना सकते हैं। ये वे फॉरवर्ड तो हमने जो कल के क्वेश्चन में डिस्कस किया था उसी को वापस यहाँ पर लिखा है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि जो NFHS 5 का डेटा है जिसमें ऑल ओवर लिंगानुपात है उसमें तो सुधार दिखाया है, लेकिन जो बाल लिंगानुपात है वह अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे कि जो बाल लिंगानुपात है वह अभी भी 929 के करीब है। तो इसके लिए सरकार को और अधिक प्रयास करना चाहिए ताकि जो SDG 5 का गोल है महिला समानता का उसको प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार से हम अपने सूत्र को समाप्त कर सकते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत के कुछ सबसे समृद्ध क्षेत्रों में महिलाओं के लिए प्रतिकूल लिंग अनुपात क्यों है? अपना तर्क दीजिए। यह प्रश्न 2014 में पूछा था। यहाँ पर यह प्रश्न कह रहा है कि जो भारत के समृद्ध क्षेत्र हैं जहाँ पर वे क्या है, आर्थिक रूप से समृद्ध है, वहां पर जो इकोनॉमी है वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जो लिंगानुपात है वहां पर वह चिंताजनक है। उसकी तुलना में जो आर्थिक रूप से कमजोर राज्य है वहां पर जो लिंगानुपात है वो बहुत ही बेहतर स्थिति में है। तो ऐसा क्यों है, इसको हमें यहाँ पर बताना है कि जो समृद्ध क्षेत्र है वहां पर कन्या भ्रूण हत्याएं क्यों हो रही है, क्या रीजन है जिसके कारण वहां पर लिंगानुपात है वो बहुत ही खराब स्थिति में देखा जाता है, उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो अब हम अपने इस उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इंट्रो में ही जो हमारा ये प्रश्न का सेंटेंस था उसको अच्छे से समझा सके कि जो समृद्ध क्षेत्र होंगे जैसे कि दिल्ली हो गया या हरियाणा हो गया या फिर जो गुजरात हो गया, पंजाब हो गया या महाराष्ट्र हो गया, ये देश के कुछ समृद्ध क्षेत्र हैं। आप साउथ के राज्यों को छोड़ दीजिए, वहां पर लिंगानुपात काफी अच्छा है, लेकिन जो नॉर्थ भारत के समृद्ध क्षेत्र है वहां पर लिंगानुपात खराब स्थिति में है। तो जो ये राज्य हो गए जैसे कि दिल्ली का लिंगानुपात कितना है 868, हरियाणा का लिंगानुपात है 819, गुजरात का लिंगानुपात है 919, महाराष्ट्र का लिंगानुपात है 929 और पंजाब का लिंगानुपात है 893। तो ये जो इनका लिंगानुपात है ये नेशनल जो एवरेज लिंगानुपात है 943 उससे भी कम है। होना तो ये चाहिए ना कि समृद्ध क्षेत्र है वहां पर समृद्धि आई है तो वहां पर जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो कुप्रथा है उन पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन वहां पर तो कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो कुरीतियां हैं वो और भी ज्यादा प्रचलित हो रही है। इसका क्या रीजन है उसको बताना है। साथ ही में जो पिछड़े क्षेत्र हैं आर्थिक रूप से उनका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि वहां पर किस प्रकार से लिंगानुपात अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जैसे कि जो पिछड़े राज्य हैं मेघालय, उड़ीसा और झारखंड, वहां पर लिंगानुपात जो नेशनल एवरेज है उससे काफी अच्छा है। जैसे कि जो मेघालय का लिंगानुपात है 989 और मेघालय भारत का सबसे 5वां पिछड़ा राज्य है, और उड़ीसा के अंदर लिंगानुपात है 979 और झारखंड के अंदर लिंगानुपात है 948। तो यहाँ पर ये लिंगानुपात इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों कर रहा है, और समृद्ध क्षेत्र थे वहां पर लिंगानुपात इतना खराब प्रदर्शन क्यों कर रहा है उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न को हम 2 भागों में लिख सकते हैं। जैसे कि एक भाग में तो दिखाएंगे
कि जो भारत के समृद्ध क्षेत्र हैं वहां पर लिंगानुपात कम क्यों है, और दूसरे भाग में बता सकते हैं कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर लिंगानुपात अच्छा क्यों है। मैंने तो एक साथ ही आंसर लिखा है, लेकिन आप इन दो भागों में आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को समझाते हुए हम अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। अब क्यों लिंगानुपात जो समृद्ध क्षेत्र है वहां पर कम है, उसको हम आगे स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि जो समृद्ध क्षेत्र है वहां पर क्या है, दहेज प्रथा जैसी जो प्रथा है वो बहुत ही अधिक प्रचलित है। समृद्ध क्षेत्र है वहां पर समृद्धि अधिक है तो दहेज भी अधिक देना पड़ता है। तो इस प्रकार से समाज के अंदर क्या धारणा है कि लड़की ना ही हो तो अच्छी है, ताकि दहेज ना देना पड़े और परिवार पर जो आर्थिक बोझ है वह ना बढ़े। इस प्रकार की जो सोच है वह भी लिंगानुपात कम होने का कारण है। जैसे कि जिस प्रकार देश के अंदर समृद्धि बढ़ती गई, उस प्रकार से जो दहेज देने की प्रवृत्ति है वह भी बढ़ती गई। जैसे 1940 के अंदर जो 40% शादियां हैं वहां पर दहेज दिया जाता था, तो 1975 तक आते आते वह आंकड़ा 90% के करीब पहुंच गया। यानी कि जो 1975 के अंदर 100 शादियां हो रही थी उनमें से 90 शादियों के अंदर दहेज दिया जाता था। तो इस प्रकार से आर्थिक समृद्धि बढ़ने के साथ दहेज जैसी जो कुप्रथा है वह भी बढ़ी, और इन कुप्रथाओं ने लोगों को कन्या भ्रूण हत्या की ओर प्रेरित किया। दूसरा पॉइंट है कि जो क्षेत्र आर्थिक रूप से तो समृद्ध है लेकिन वे क्या है, सामाजिक रूप से अभी तक पिछड़े हुए हैं। हालांकि अब तो काफी सुधार आ गया है, लेकिन 2011 के करीब जो हरियाणा जैसा जो समृद्ध राज्य है वहां पर साक्षरता कितनी थी, 67% के करीब थी। तो ये क्या बता रहा है, वहां पर वह राज्य आर्थिक रूप से तो समृद्ध है लेकिन सामाजिक रूप से इतना सशक्त नहीं हुआ है, ताकि कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो बाधाएं हैं उनको रोका जा सके। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य सुविधाओं तक अधिक पहुंच। अब जो समृद्ध क्षेत्र हैं जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, वहां पर क्या है, स्वास्थ्य फैसिलिटी है वो भी अच्छी है, और प्राइवेट स्वास्थ्य सेक्टर है वो भी अच्छा बूम कर रहा है, और वहां पर लोगों के पास पैसे भी अच्छे हैं। तो उन क्षेत्रों के जो लोग हैं उनकी स्वास्थ्य तक पहुंच भी बढ़ गई। अब वह स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाकर लिंग जांच करवा सकते हैं अवैध रूप से, और उसके साथ ही अबॉर्शन भी आसानी से करवा सकते हैं, जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है और लिंगानुपात में इस प्रकार का अंतर देखा जाता है। चौथा पॉइंट है कि जो पिछड़े क्षेत्र अभी हमने देखे थे, जैसे झारखंड हो गया, मेघालय हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया या फिर उड़ीसा हो गया, वहां पर क्या है, जनजाति जनसंख्या अधिक है, और जनजातियों में क्या देखा जाता है, जो पुरुष महिला आधारित जो भेदभाव है वो बहुत ही कम देखा जाता है। इसलिए वहां पर कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो कुप्रथा है इतनी अधिक प्रचलित नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है, जो अभी हमने प्रश्न को दो भागों में डिफाइन किया था, तो उसके जो दूसरा पार्ट था कि क्यों आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र है वहां पर लिंगानुपात सही है, वहां पर इसको लिख सकते थे यदि हम इसको दो पार्ट में लिखना चाहते थे तो। और पांचवा पॉइंट है कि जो समृद्ध क्षेत्र है वहां पर क्या है, शहरी जनसंख्या भी अधिक है, यानी कि शहरी क्षेत्र अधिक है। तो देश के अंदर जो शहरी ग्रामीण लिंगानुपात देखा जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में अच्छा है। अर्थात गांवों में लिंगानुपात 946 के करीब है, जबकि शहरों के अंदर लिंगानुपात 929 के करीब है। अर्थात शहरों के अंदर बेटी की चाह और अधिक होती है और शहरों के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी अधिक होती है। इसके कारण कन्या भ्रूण हत्याएं होती है और लिंगानुपात में यह अंतर आता है। 6th पॉइंट है कि समृद्ध क्षेत्रों के अंदर क्या है, उच्च समृद्ध जातियां अधिक हैं, और समृद्ध जातियां हैं तो उनके पास क्या है, संपत्ति भी अधिक है। तो वह अपने संपत्ति का हस्तांतरण बेटियों में नहीं करना चाहते हैं, वह अपनी संपत्ति को अपने बेटों में ही बांटना चाहते हैं। इसलिए वहां पर बेटियों की चाह इतनी नहीं होती है और बेटों की चाह अधिक होती है, और यह बेटों की चाह वहां पर कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा देती है। और जो समृद्ध क्षेत्र है वहां पर जो राजनीतिक पहुंच होती है वह भी अधिक होती है, जिसके कारण वहां पर जो कानून का डर है वह भी कम हो जाता है। जिसके कारण जो 1991 में एक्ट लेकर आए थे प्रसव पूर्व गर्भ निर्धारण का, उसका डर भी इतना नहीं रहता है या फिर उसकी पालना भी इतनी नहीं होती है। और जो समृद्ध क्षेत्र है वहां पर क्या है, परिवार की विरासत को संरक्षित रखने की परंपरा है कि हमारा जो बेटा है वही हमारी जो विरासत है उसको संभाल के रखेगा। इसलिए वहां पर बेटे की चाह अधिक होती है और बेटियों की चाह कम होती है, जिसके कारण वहां पर कन्या भ्रूण बहुत ही अधिक संख्या में होती है और लिंगानुपात में यह अंतर अधिक स्पष्ट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमारे प्रश्न को अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं। सरकारी प्रयास और वे फॉरवर्ड में हमने जो ऊपर वाले प्रश्न में डिस्कस किए थे उन्हीं सेम पॉइंट को यहाँ पर लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कंक्लूजन में हम वापस SDG 5 को कोट कर सकते हैं और इस प्रकार से हम अपने इस उत्तर को कंक्लूड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने कुल 3 प्रश्नों को डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, और आप यह PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप UPSC से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।